न्यूज पर आज चर्चा इस बात को लेकर होगी कि वक्फ पर आखिर लोगों का नजरिया क्या है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं पर, उस पर नजरिया क्या है। फाजिल साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं मेरे साथ मौजूद हैं, नाजिया इलाही मेरे साथ मौजूद हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले फाजिल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में वक्फ को लेकर बहस चल रही है, जोरदार बहस चल रही है और उसमें मुस्लिमों को आपत्ति है, जबकि देश की संपत्ति का मूल्यांकन एक बार बेहतर तरीके से होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड पर सरकार की चीज़ों में क्या आपत्ति है, ये कानूनी विषय है जी। ये देश कानून से चलेगा और कानून का संरक्षण जो हमारी मूल भावना है, प्रस्तावना, उसके अगेंस्ट आप कोई कानून नहीं बना सकते। ये हमारे देश के संविधान ने वादा देश से किया है। और हम आप कौन होते हैं कहने वाले, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आवाज़ उठा दी, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, फिर हम आप कौन होते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा कानून तो हम नहीं जानते। और हम लोग ने गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के सबसे बड़ी पूरे न्याय कार्यपालिका की संचालन करता है, उनको देख रेख सुप्रीम कोर्ट करता है। तो हम लोग तो अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ आप कह रहे हो कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ? नहीं, हंगामा सिर्फ स्टूडियो में है, बात समझिए। सड़कों पर नहीं है? सड़कों पर भी नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर विरोध नहीं हो रहा है? अच्छा, एक बात, बहुत अच्छा बात आपने उठा दिया। क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं? क्या पश्चिम बंगाल की सड़कों में इस बात का जिक्र नहीं हो रहा है कि आज तुम्हारी जमीनों पर निगाहें हैं, कल तुम्हारी दाढ़ी पर होगा, फिर टोपी पर होगा और उसके बाद शमशान पर भी होगा? और बोलना है तो बोल लीजिए, फिर मैं इकट्ठे बोल दे। इकट्ठा बोल दीजिए। हाँ, देखिए, 200 लोगों को नोटिस दिया गया सिर्फ काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने पर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी उत्तर प्रदेश के आगरा में तलवार लेकर हजारों लोग खड़े हुए, अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दिए। इस देश में कानून है कि आर्म्स एक्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने एक भी एफआईआर लॉन्च किया? कोई भी तलवार लेकर सड़क पे नहीं निकल सकता, और किसी को जान से मारने की धमकी देना 506 की धारा में उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अखिलेश यादव को सीधे सीधे जान से मारने, अरे अखिलेश यादव ने क्या बिगाड़ा भाई आपका? किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, पिछड़े जाति में किसी को प्रधानमंत्री बनने का नहीं अधिकार है। अगर अखिलेश यादव एक पिछड़ी जात का बच्चा है, अगर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, आप उसको जान से मार देंगे? तलवार लेके निकला वो, मतलब सुप्रीम कोर्ट, देखिए क्या है उत्तर प्रदेश, काली पट्टी पे आप नोटिस भेज रहे हैं और तलवार पे जहां आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करनी चाहिए आप बिल्कुल चुप हो जाए। जवाब नाजिया बहुत बेहतर तरीके से देंगे। नाजिया दी, जवाब दीजिए। देखिए, देश के चंद मुसलमान, 22 करोड़ नहीं, हमने हैदराबाद ओल्ड सिटी में असदुद्दीन अवैसी की इस्लामिक मजलिस में जो मुसलमान देखा है वो 22 करोड़ मुसलमान नहीं है। जो जंतर मंतर में हमने मुसलमान देखा वो 22 करोड़ मुसलमान नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका की जो याचिका दायर हुई है 70 से ऊपर हो चुकी है, उसमें सब नेता हैं, उसमें आम साधारण कोई मुसलमान नहीं है जो जाकर के वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका में कोई याचिका दायर किया है। असदुद्दीन अवैसी दायर करते हैं। ना डिग्री देश की, ना आदमी देश का, और ना ही उसकी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की। पॉलिटिकल पार्टी कहाँ की? तो भाई कासिम रिजवी की, जिसने जो रजाकारी था, पाकिस्तानी मुखबिर था। अच्छा, हमारे देश में बैरिस्टर नहीं होता है, मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, जस्टिस होता है, हमारे देश में बैरिस्टर होता ही नहीं है। अब ये आदमी अगर मुसलमानों को कहेगा कि तुम्हारी टोपी छिन जाएगी, तुम्हारी दाढ़ी छिन जाएगी, तो हमारे मुस्लिम इस्लाम में टोपी देवबंदी की अलग होती है, बरेलवी की अलग होती है, वहाबी की अलग होती है, शिया की अलग होती है, सुन्नी की अलग होती है। तो किसकी टोपी छिनने वाली है? या ये जो टोपी पहना रहे थे वो टोपी खुल गई है क्या? फाजिल साहब, किसकी टोपी छिनने वाली बताइए जी। पिछले साल या शायद 15-16 महीने पहले जब पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी, आर्टिकल 19 हमको दाढ़ी रखने का पूरा छूट देता है। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 9। इसी पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने आर्टिकल 9 को खत्म करने पर बिल ला दिया, मनोज झा, और लोगों ने, स्पीकर ने उसको अप्रूव भी कर लिया, जबकि प्रस्तावना की किसी धारा में आप ना तो चेंज कर सकते हैं और ना उसको बदल सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। ऐसा संविधान में पास हो चुका है। मनोज झा ने जब उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया तब जाकर के उसको वहां रोका गया। जब इस देश में आर्टिकल 19 जो हमको नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, और विदेश से आए हुए हमारे अतिथि हमारे देश में कोई रह रहा है, उसके जीवन की सुरक्षा करने, उसको फंडामेंटल राइट्स देना,
हाँ, उनको पूरा अधिकार देना, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 हमको प्रोटेक्ट करता है। यानी हमको कोई तिलक लगाने से नहीं रोक सकता, हमको कोई धोती पहनने से नहीं रोक सकता। बहुत से देशों में ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप एक मिनट, बहुत से देश के अंदर आप हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकते। बहुत से देशों के अंदर, मैं तालिबान की बात ही नहीं कर रही हूँ, आप भी एडवोकेट हो, मैं ईरान की बात ही नहीं कर रही। संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। बाल नहीं दिख सकता, ये तो तालिबान में होता है, ये तो ईरान में होता है भाई। पाकिस्तान की लड़कियां तो आधी नंगी घूमती हैं, जो सबसे बड़ा इस्लामिक देश पहचाना जाता है और बोला जाता है। पाकिस्तान की लड़कियां जिस हिसाब से घूमती हैं, उस हिसाब से तो हमारे मुसलमान लड़कियां बेचारी हिजाब में ही निपटी रहती हैं। पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़ी मॉडर्न होती हैं। पाकिस्तान की नहीं, देखिए ये सब अनर्गल बात है। अब दूसरी बात, मैं पाकिस्तान, सुनिए, मैं भारत, पाकिस्तान को देखिए, मेरी बात सुनिए पन्नू जी, आप देखिए आप मुर्गा अगर लड़ाएंगे, मनु जी, अगर आप मुर्गा लड़ना चाहते हैं तो हमको मुर्गा मत बनाइए। भारत, ये एडवोकेट है, भारत और भारत आप संविधान की बात कर रही है, पाकिस्तान के संविधान, आर्टिकल आपने कहा पाकिस्तान के संविधान से देश चल रहा है। अरे भैया, तो शरिया किसका है? जिन्ना का तो है। तो जाए ना जिन्ना, ये तो शरिया का गाना गाया हम तो संविधान से चल रहे, ये थोड़े ही प्रॉफिट मोहम्मद शरिया यहाँ कहाँ है? भारत में कहाँ है? अरे गए ना जिन्ना लेके अपना शरिया, चले गए ना, चले गए। चलिए, तो काहे के लिए यही सुप्रीम कोर्ट तो 3 तलाक बैन किया, तो काहे के लिए मातम किया? यही सुप्रीम कोर्ट तो बोला सीए, तो काहे के लिए मातम किया? उसके बाद अभी कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायपालिका और संविधान से देश चलता है ना, तो यूसीसी मान लो, तब तो मातम हो जाएगा। हाय यूसीसी, हाय यूसीसी, काहे नहीं यूसीसी, काहे नहीं यूसीसी? तालियां भी बज गई। नहीं सुनिए, तालियां इसलिए बज रही है कि जब आपका फोन गया स्टूडियो से, तो किसी ने मुझसे कहा कि आप टोपी लगा के आइएगा। अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ नमाज के टाइम टोपी लगाता हूँ, बाकी टाइम में नहीं लगाता। नहीं, हमने इनको नहीं बोला कि आप साड़ी पहन के आइए। मैंने सुनिए, मैं साड़ी ही पहनती हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे। हमने बोला नहीं, हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिबेट करने आए हैं, तो मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहा, भैया कोई नाटक मंडली खोल लिए हो क्या? जब मन करे टोपी लगा लो, जब मन करे साड़ी पहन लो, जब मन करे दाढ़ी लगा लो। अब कहोगे कि कोई नकली दाढ़ी लगा के आ जाओ, आपकी अभिव्यक्ति है ना। नहीं सर, मेरी समझिए, आप एक नेशनल चैनल हैं, आप डिबेट की एक मर्यादा होनी चाहिए। हम इस देश के संविधान पर चर्चा करने आए हैं, हम इस देश के कानून पर। मैं नाजिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात तो बोल रही हूँ ना। आप सुन लीजिए, मैंने अगर वो संविधान की बात करें तो क्या मर्यादा बात नहीं? संविधान का आर्टिकल मैं देखिए, आप फिर मैं आपका मुर्गा लड़ा रहे, मुर्गा मत लड़ाइए। अब ये फंडामेंटल मुर्गा कहाँ है? नहीं मुर्गा, आप वो क्या कह रही है वो सुन लीजिए। दो पुरुष होते तो मैं मुर्गे की बात करता। दर्शकों को उनकी बात सुनने दीजिए और हमारी बात भी, लेकिन एक दूसरे से लड़ाइए मत। उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, मेरी अपनी से आप लड़िए मत। क्यों लड़ूंगी? ये कह रहे कि मैं लड़ा रहा हूं। अब सुन लीजिए, वो कह रहे हैं दूध पीती बच्ची है कि सुनिए बात। 16 साल के बेटे की माँ हूं मैं, बताइए। कोई मुझे बेवकूफ बना सकता है क्या? फादर साहब, अब बोले हम, बताइए। बात सीए की हुई, सीए में भी हम लोग का ऑब्जेक्शन यही है, उसमें भी जब आप किसी को नागरिकता देते हैं तो नागरिकता देने में आप जात, धर्म, मजहब, लिंग भेद नहीं कर सकते। यानी हमारे देश का नागरिक, कोई नागरिकता, कोई विदेशी नागरिक भी आ रहा है, वो भी हमारा संविधान उसको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। आप नागरिकता देने में भी जात, धर्म, मजहब का भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? सरकार ने किया। वहां कहा कि हिंदू जो आएंगे उनको दिया जाएगा, लेकिन मुसलमान कोई आएगा तो उसको नहीं दिया जाएगा। अगर एक मिनट, अगर पाकिस्तान से भारत के बहुत से लोग चले गए पाकिस्तान, लेकिन आज वहां सबसे ज्यादा पीड़ित मुहाजिर का कौन है? भारतीय मुसलमान। उनके साथ भेदभाव किया जाता है और बहुत से लोग। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? अच्छा रुकिए ना, मुर्शिदाबाद में क्या भी आ रहा है? चुन चुन कर अब आप चले गए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हम सीए पे बात कर रहे हैं ना सर, हम सी अभी आ रहे उसी पर, आप बहुत जल्दी उतारे हो जाते हैं। धैर्य रखिए, बताइए ना, थोड़ा धैर्य रखिए ना। आ रहे पाकिस्तान के बाद ना मैं इस बात का जवाब दूंगी, आप सुन लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। जब हमारे देश में कोई मुसलमान जो पाकिस्तान चला गया और वो वापस आना चाहता है अपनी धरती, अपनी माँ पे, हमारी देश जो है, हमारी माँ का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ हम पैदा, वापस आना, आपने तो उसका रास्ता रोक दिया। वो एक नेता है महाजिर कौमी मूवमेंट का, वो लंदन में छिपा पड़ा है। अगर वो वापस आना चाहे भारत में, तो आप शेख हसीना को ले सकते हैं। सीए पास है ना, शेख हसीना को क्यों ले लिए? नहीं, शेख हसीना को लिया नहीं, वही बात हो गई। शेख हसीना को अगर कोई आदमी थोड़ी लिया हुआ है, उनको शरण दी हुई है, दे सकते हैं। तस्लीमा और पड़ोसी मुल्क के कारण शरण से तस्लीमा नसरीन को भी दिए ना, कि पहले बात होगी फिर आगे बढ़े। तस्लीमा नसरीन को भी दिए।
तस्लीमा नसरीन को तो असदुद्दीन अवैसी साड़ी खोल खोल के मारा था, साड़ी खोल खोल के मारा था, ब्लाउज नोच नोच के मारा था असदुद्दीन अवैसी, गालियां दे दे करके मारा था। नहीं, मेरे पास वो वीडियो है प्रूफ के तौर पर। अब आती है पहली बात कि शेख हसीना को नागरिकता नहीं दी गई है। ला इलाहा वाले ने ला इलाहा वाली शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में उड़ाया और उनको वहां से निकलने के लिए मजबूर किया, तब जाकर के बेचारी शेख हसीना को हिंदुत्व के देश में आसरा लेकर के अपने आप को बचाना पड़ा। दूसरी बात आती है 57 मुस्लिम इस्लामिक मुल्क से कोई डाटा अगर आया है, कोई लिस्ट अगर आया है कि इस्लामिक देश 57 मुल्कों में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और इससे बड़ी बात भारत के अखंड भूमि के लिए जीत और क्या हो सकती है कि इस्लामिक देश में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है। देखिए, जब हम परिवार में रहते हैं तो भाई भाई में भी झगड़ा होता है। अच्छा, गोलियां भी चलती हैं। हाँ। यही परिवार की यही पहचान होती है। इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या करता है। मतलब हमारे देश में हम बार बार बात करते हैं भारत की, तो आप लोग चले जाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम तो किसी अरे भाई, मुसलमान हम को तो मुहाजिर सुन नहीं लीजिए, बोलते हैं। हम आज मुहाजिर क्यों बोला जा रहा है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने क्या कहा? टू नेशन थ्योरी का जिक्र वो कर रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आप भाई भाई की बात करते हो। कहाँ के भाई भाई? कहाँ के भाई? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे। आपने कहा ना, मैं पाकिस्तान की तो बात ही नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मैं सिवाय भारत के मेरी एक ही नजर है, अर्जुन की तरह। अच्छा, मैं भारत देखता हूँ और भारत का संविधान देखता हूँ। मुझे कोई गाली देता है, सुन लीजिए, तो मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं थाना में शिकायत करता हूँ उसकी। मेरा नेचर है ये। हम भारत के संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं, कर्म है मेरा, और भारत की आस्था है मेरी, मेरा देश है भारत। मैं भारत के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। न्यायपालिका की बातों को मान लीजिए, अगर वक्फ पर अगर संसद में कानून बनना है तो क्या है, जमीनों का अगर लेखा जोखा, न्यायपालिका ने तो स्टे किया है। अरे भाई, तो उससे पहले तो विरोध हो गया ना। नहीं, स्टे नहीं हुआ है, कुछ बातों पे हुआ है ना कि भाई सदस्यों को की डिमांड है हम लोग की। अगर सरकार भी उसको खत्म कर दे तो हम लोग कहाँ बुरा मान रहे हैं। सबसे पहली बात के संशोधन जितने भी सेक्शंस के हुए हैं उस पर किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, जजमेंट बार बार उठा करके देखा जाए, जजमेंट में लेकर के भी आई हूँ हार्ड कॉपी। दूसरी बात कि डी नोटिफाइड और अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई गई है कि जब तक 5 मई को दोबारा चर्चा नहीं होगी सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत के बेंच पर, तब तक इसको नहीं किया जाए। अब आती है तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अमित शाह भाई जी ने लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह कह दिया था कि डी नोटिफाइड करना और अपॉइंटमेंट देना इज नॉट एन इजी गेम। इस पर बहुत लंबा प्रोसेस और प्रोसीजर है जिसमें एक समय लगेगा। नहीं, अभी और इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात आती है कि 2 हिंदुओं को नहीं रखना है वक्फ बोर्ड की कमेटी में। बहुत अच्छी बात है भाई, हो सकता है जज्बात है, हिंदुओं से नफरत है, दिखाई दे रहा है, चलो किसी बहाने हिजाब तो खुला। लेकिन 2 मुसलमान अच्छा जहानत रखने वाला अक्लमंद वकील नहीं मिला। सारे के सारे हिंदू वकील जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू नहीं रखेंगे, तो 2 अच्छा मुसलमान वकील भी बना लेते वक्फ बोर्ड के पैसे से। बताइए सर। देखिए मनु जी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम लोग हिंदू मुसलमान पे डिबेट करते हैं। लीजिए, नहीं बता रहे आप, ये तो विक्टिम कार्ड पूरा देश हिंदू मुसलमान हो रहा है। सुन लीजिए, मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह लिखा। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद, इस भारत की संस्कृति को समझिए। मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह नॉवेल लिखी, मुसलमानों से रिलेटेड थी। और डॉक्टर चड्ढा की कहानी मुंशी प्रेमचंद लिखी, जो एक गरीब और एक अमीर से रिलेटेड थी। ये 2 चीज़ें जो हमारे देश में हम लोगों ने महसूस की है। इस देश को ज़रूरत मुंशी प्रेमचंद के डॉक्टर चड्ढा और सपेरे के बीच की जो तालमेल था उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह के उपन्यास को लागू करने की ज़रूरत है। एक अहंकार से भरा डॉक्टर तो फिर आप क्यों ने गरीब सपेरे के बच्चों को नहीं बचाया। सुन लीजिए एक मनु जी, मेरी सर सुनिए, हमारे और इनसे देश नहीं चलेगा। अच्छा, देश व्यवस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अपने अहंकार से लबरेज होकर डॉक्टर चड्ढा ने गरीब सपेरे के बच्चे का इलाज नहीं किया, वो मर गया। लेकिन उसी गरीब सपेरे ने डॉक्टर चड्ढा के काटे हुए सांप के बच्चे का इलाज के उसको जिंदा कर दिया। देखिए, मुझे कहानी वहानी नहीं आती और शेर शायरी भी नहीं आती है। मैं 2 टूक बात करती हूँ। बार बार जो कहा जा रहा है कि देश न्याय व्यवस्था से और संविधान से चलेगा, आपातकाल की रानी ने 35A
कहां से जोड़ा था? क्या सब बच्चों सुनो, ये जो आप संविधान पढ़ते हो 34, 35, 31 सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के चैप्टर 3 पर जाइएगा, आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट दिखाई देते हैं। क्या 35 के नीचे 35A दिखाई देता है जो जम्मू एंड कश्मीर में लगा था? नहीं, चोरी से छुपाया गया, आखिरी पन्ने पे दिखाया गया। तो ये तो संविधान के साथ हुआ है, इतना बड़ा छेड़छाड़ मेरे भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ। और मुझे लोग ये बता रहे हैं 3 तलाक मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर के शरिया बताता पूरा हुआ नहीं, तब तक 3 आकर तलाक के चले कुरान बताता था। कश्मीर वाले पे बात कर एक लेते मिनट, तब मैंने कुरान खोल करके सर्वोच्च न्यायपालिका को बताया कि सूरे अत-तलाक में जाइए, तलाक जिस घर में होता है उस घर में फरिश्ते की आमद नहीं होती है, शैतान खुश होता है। एक चीज बताइए नाजिया जी, आप कुरान भी साथ में लेकर, वो भी तर्जुमा वाला कुरान भी साथ में लेकर चल रही है, फिर ऐसी क्या तकलीफ है कि फाजिल साहब या फाजिल साहब से संबंधित जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप उनकी हर बात पर काट रखती? फाजिल साहब मेरे बड़े हैं, हाँ। मेरे पिता स्वरूप है, हाँ। मैं पैर छू करके आशीर्वाद ले लूंगी। हाँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब देश में संविधान है जी, तो फिर मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या है? तो फिर जैन भी बनाए अपना पर्सनल लॉ बोर्ड, तो हिंदू भी तमाम बनाए मुस्लिम अपना स्कॉलर्स पर्सनल लॉ बात का बोर्ड। जिक्र करते हैं कि दूसरी बात- नाजिया अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का जिक्र करती हैं। ए भाई मत वो यहाँ- बुलाइए मुझे, वो यहाँ मत रहती नहीं बुलाइए। है, यहाँ पर रहती नहीं है और दिल्ली में रहती नहीं है और तमाम बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। कल ही मुझे कहा जा रहा है, MIM के प्रवक्ता ने कहा ये इतनी बड़ी झूठी है, ये रहती दिल्ली में है और बोलती कलकत्ता में है, इसलिए मैं आज बोर्डिंग पास लेकर आई कि मेरा घर, मेरा चैम्बर, मेरा पूरा परिवार सब कलकत्ते का है। मैं कलकत्ते में रहती हूँ, मैं दिल्ली आती हूँ अपने न्यायपालिका केसेस के लिए आती आप हूँ। हिंदू राष्ट्र की वकालत करती हैं? ना भैया, मैं देखिए संविधान की वकालत करती हूँ। हाँ। मैं संविधान की वकालत करती हूँ और संविधान की वकालत करके मैंने मुसलमान बेटियों को 3 तलाक से बरी करवाया। मेरी दूसरी याचिका पॉलीगेमी और हलाला पर है जो सर्वोच्च न्यायपालिका में लगी हुई है। जितनी कुप्रथाएं हैं, हलाला से क्या तकलीफ आपको? एक इम्पोर्टेंट बात, असदुद्दीन अवैसी की हैदराबाद ओल्ड सिटी में जो इस्लामिक मजलिस हुई वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जी, क्या मंच पर एक भी औरत थी? महिलाओं की औकात असदुद्दीन अवैसी रोज बताता है। आपके घर में आपके माता पिता कभी प्यूबर्टी की बात करते हैं? नहीं करते हैं, शर्म आती होगी, लज्जा आती होगी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में प्यूबर्टी की बात करता है कि एज ऑफ मैरिज इज एज ऑफ प्यूबर्टी। क्यों माने हम असदुद्दीन अवैसी की बात? दूसरी बात आती है, समाज में इस तरह की चीजों का विरोध होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में नहीं बोलेंगे लेकिन फलस्तीन पे बोलेंगे। अरे भैया, तुम फलस्तीन के स्पोक पर्सन हो क्या? समझ रहे हो? डिबेट का एक लेवल होना चाहिए फाजिल साहब, किसी की स्तर होना चाहिए। अब अस्तर गिरा करके अगर आप चले जाए, आप थोड़ी ना तय करेंगे। आप कुछ पूछना चाहती? पूछिए। कोई सवाल आपके जहन में? हाँ बताएं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और मेरा सवाल सर से है, फाजिल साहब से। हाँ, फाजिल सर से है कि उन्होंने कहा अपने डिबेट की शुरुआत में कि आगरा में उत्तर प्रदेश में नंगी तलवारें लेके और ऐसा सब प्रदर्शन हुआ, लेकिन जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, आगरा में तो ऐसा कोई पलायन नहीं हुआ ना, लेकिन मुर्शिदाबाद में हो रहा है, उसके कारण तो पलायन हो रहा है ना। इस पे क्या कहना? ठीक बात कर रहे हैं। आपको मुर्शिदाबाद के बारे में टीवी ने बताया ना, आप तो गए नहीं सर, आप तो वहाँ के नहीं है ना। वहाँ पे जो लोग, आप सुनिए, नहीं, आप गए थे क्या? फाजिल साहब बता देंगे आप मुर्शिदाबाद सुन में क्या हुआ। हाँ बताइए। बिहार से और उत्तर प्रदेश से टोपी लगा के मनीष, अनीस, क्या क्या नाम आया है, 100 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं लोग। अच्छा। जो 164 जब पुलिस अरेस्ट करती है ना तो 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो जनरली जब हम जिस वजह से हम भोजपुरी हैं, अगर कोई मालूम हो गया कि ये आदमी भोजपुरी तो भोजपुरी में बोलने लगता है। वहाँ पे एक भी आदमी बंगला नहीं बोल रहा था, सब हिंदी बोल रहे थे और सबकी शिनाख्त हुई तो सब उत्तर प्रदेश बिहार से निकले और नाम हिंदू का था, टोपी लगा के जाके वहाँ दंगा कर रहे। बाकायदा सीसीटीवी का मतलब है जो बात ममता बनर्जी ने कही है कि बीजेपी और बीएसएफ की साजिश है भाई। अब सुनिए, राम रहीम को जब सजा हुई तो 3 शहर को तबाह कर दिया। कौन लोग, वो कहाँ से आ गए, वो कौन लोग थे जो 3 शहर को तबाह कर दिए? एक भी मुसलमान है वहाँ, तो मुसलमान की आबादी भी नहीं है।
और इस तरह से सुन कहने का लीजिए, मतलब ये सवाल है कि देखिए, हिंदुओं आप का जो पलायन चाहे पश्चिम उत्तर बंगाल प्रदेश से का, हो रहा मेरी है, बात समझिए, पलायन हम भी दिल्ली आए जी बेहतर भविष्य के लिए ना, हाँ। हम भी तो अपने तो गांव वो से लोग बेहतर पलायन- भविष्य के लिए सर हैं। कोई भी आता जाता है अपने महिलाएं बेहतर रो भविष्य- रही हैं, उनके साथ जो घटा है उसकी कल्पना आप नहीं सर कर वो सकते। टीवी पे देखा मुस्कुराहट आपने। के काम नहीं चलता ना। नहीं, हम सुनिए, लोग लगातार आप- रोज सीरीज सर, दिखा रहे हैं। आप टीवी पे देखिए, आप गोदी मीडिया है ना, बात अच्छा, समझिए। अब हम अगर हम आंखों के आंसू दिखा मुर्शिदाबाद रहे से हैं, एक सर, तो वो गोदी आंसू- मीडिया दिखा हमारे रहे हैं। आंसू नहीं नाज़िया जी, दिखाते आप। क्या आप मुर्शिदाबाद गई? आप मेरी बात समझिए, না একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। অনেক কথা বললেন আপনি। जो हम तो बंगला बंगाल नहीं का है। जो बंगाल का बंगाली होता है, तारा खूब ভালো করে বাংলা বলতে জানে और वो बहुत अच्छे से हिंदी भी बोलना जानता है, ठीक है। अब जो लोग पकड़ाए हैं, आप कोलकाता के पार्क सर्कस एरिया, हुगली एरिया, बेलिलियस रोड, हावड़ा, टिकियापाड़ा, केला बागान, नारकुल डांगा, बड़ा बाजार, कैनिंग स्ट्रीट, जकरगा स्ट्रीट, आप जाइए, प्रॉपर हिंदी बोलने वाले लोग हैं। আমিও বাংলা খুব ভালো করে জানি, এত ভালো বাংলা বলি আমি, কেউ বুঝতেই পারে না কে হিন্দিও জানে। नहीं तो ये तो तो कह मैं तो रहे हैं। हिंदी नहीं, आप बोल सुन रही लीजिए, हूँ। अब तो मेरा ले क्या मैं लीजिए, अब बांग्लादेशी इधर मुंह कर हूँ? लीजिए आप। क्या मनु मैं जी, बांग्लादेशी हूँ? मनु, क्या अब मैं इधर यूपी देखिए की आप। हूँ? उधर क्या आप, मैं उधर हो बिहार गया। की हूँ? उधर आप अब मैंने इधर तो मुंह कहा, देखिए, आपको एग्जाम्पल दे दिया। जितना नाम इन्होंने बताया अब ये सब कलकत्ता शहर का है। रिपोर्ट, एक मिनट ये है सर, नाजिया पुलिस एक का मिनट रिपोर्ट। रुकिए। पुलिस खुद कह रहा है कि कलकत्ता बंगाल के शहर से किसी लोग- भी, ये है पुलिस का ये रिपोर्ट। पुलिस का रिपोर्ट। ठीक है, और हम देख चुके हैं वो सब हम देख रहे हैं। कलकत्ता शहर से 60 किलोमीटर दूर जब आप जाएंगे देहात में थोड़ा, फिर मैं तो आपको हिंदी नहीं बोलने को मिलेगा। आसाम जाएंगे तो गुवाहाटी से जैसे ये 50-60 किलोमीटर दूर जाएंगे, आपको हिंदी नहीं बोलने को मिलेगा। मेट्रो सिटीज़ में लगभग सभी भाषाएं बोली जाती हैं, दिल्ली में भी बोली जाती हैं। और जैसे यहाँ हर जितने भी, बम्बई में आप जाएंगे तो बॉम्बे में सब भाषा चलती है, लेकिन जैसे ही 70-80 किलोमीटर अंदर गांव में जाएंगे, वहाँ मराठी के अलावा कुछ नहीं जानते लोग। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। और मतलब आपने इससे तय कर लिया कि वहां पर साजिश हुई थी। अब एक बात सुनिए, दंगा में कभी भी ना, अगर हमारा आपका झगड़ा होगा, हम लोग एक मोहल्ले के हैं, तो कभी भी दंगा नहीं होगा। एक दूसरे से थोड़ा गाली उली दे के थोड़ा अगल बगल के लोग आ जाते हैं, बात मैनेज हो जाती है। दंगा तब होता है, मैंने तो बहुत स्टडी की, बहुत इस पर मैंने काम भी किया, कई केसेस भी दायर करवाए हैं। बाहर से लोग आते हैं, प्लांट वे में दंगा कराने की साजिश तो रची आपके जाती है। कहने का मतलब है ममता बनर्जी जो कह रही है कि बीजेपी और बीएसएफ का मिलकर एक इलेक्शन- षड्यंत्र है, बीएसएफ वही है, ऐसा क्या? बीएसएफ क्या बोल रहे हैं आप? बीएसएफ कौन? ममता बनर्जी ने कहा है ना बीएसएफ क्या? कि बीजेपी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तब तो थी भी नहीं वहां पर सिक्योरिटी फोर्स। नहीं, आपको वो यही गलत कह रही नहीं, है। गलत सुना आपने। ममता बनर्जी बोल रही है, नहीं, गलत सुना ममता आपने। बनर्जी बोल रही है नहीं कहा कि सर। बीजेपी और बीएसएफ का क्योंकि मिलकर देखिए, षड्यंत्र बंगाल है। में इलेक्शन है जी। बंगाल में इलेक्शन है, और जहां इलेक्शन होता है वहां दंगा होता है। ये बीजेपी का पुराना, आज से नहीं 70 साल से चला अब रहा मैं है। बोलूं प्लीज। आजादी से पहले से ये लोग दंगा अंतिम करा रहे हैं। प्रतिक्रिया बोलती हाँ। दुर्गा पूजा पिछले 8 साल से दंगा हो रहा है। सीएए आया था, 3 साल दंगा होता रहा। रामनवमी में हर साल दंगा होता है, 9 साल से मैं आई विटनेस हूँ, हो रहा है। होली में दंगा होता है, लास्ट ईयर बीरभूम में हुआ था। सीएए में ऑल बंगाल दंगा, लॉकडाउन में भी दंगा, और देखो कैसे पुलिस को लात मारता है लुंगी साहब। और उसके बाद वक्त पूरा दंगा। अच्छा, नुपुर शर्मा ने जो बोला था उस पर भी दंगा। तो क्या पश्चिम बंगाल में 365 दिन और पूरा सदी का सदी इलेक्शन होते रहता है क्या, जो इलेक्शन के लिए दंगा हो रहा है? अब आती है दूसरी बात कि ये पुलिस का रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में है, जिसमें पुलिस ने खुद गवाही दी है कि नियर कंचन तल्ला मस्जिद and attempted to vandalize homes in the Hindu majority neighborhood। ये पुलिस का रिपोर्ट है, हाँ जी साहब, ये पुलिस का रिपोर्ट सबूत है। लेकर आइए पूरी तैयारी के साथ। अभी तो उसमें FIR लाज हुआ है, अब हो गया, अभी तो लीजिए पर्चे भैया। भी नहीं कटे, और रिपोर्ट कहाँ से आ जाएगी जब चार्जशीट अरे सबमिट? भी भाई, फर्जी है। पुलिस का रिपोर्ट है, ये भी फर्जी आपको है। मालूम है चार्जशीट जावेद कितने शमीम ने लेवल दिया पे है। सबमिट की जाती है? 6 IPS पर्चे ऑफिसर कटते जावेद हैं शमीम उसमें। ने। एक प्राइमा फेसी होती है, फिर कौन को एक मतलब पूरा एक FIR तो दर्ज होती जेल है के अंदर रहने पर भी नहीं नहीं, FIR में कोई FIR एक्यूज हो साबित चुका नहीं है, हो सकता। 164 का आपने statement हो- एक झटके में बता दिया मेरी बात कि वो समझिए। साजिश है, सुन लीजिए, और अब आप कह रहे हैं कि ये चार्जशीट सब चीजें कितना टाइम अगर कोई लगता है आकर उसमें? के अब टीवी पर चार्जशीट दिखावे में कि तो साहब ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये तो हम सब फर्जीवाड़ा है। सब फर्जी रहता है। अपने अपने हिसाब से पार्टियां वाले अपना अपना बना लेते हैं। हाँ, साहब हाँ। अभी तो आईओ उसमें हुआ है, कन्हैया अभी का वो गला जांच, रहता गया, वो भी तो फर्जीवाड़ा ही था। अब बोलिए, अब हम कमलेश बोले? की हत्या हुई, वो भी तो जयपुर में फर्जीवाड़ा ही रैगर था। रैगर ने एक इस मुसलमान देश की एक हत्या करके बेटी वीडियो नुपुर बनाया शर्मा था। का मुंह बंद कर जब ये दिया गया, यही वो भी तो इसीलिए मुझे हिंदू फर्जीवाड़ा ही मुसलमान में था। दिक्कत होती है कि जब आप कन्हैया का नाम लेंगे तो हम रैगर का नाम लेंगे। मेरे लिए कन्हैया और रैगर दोनों बराबर हैं।
दोनों बराबर हैं इनके लिए। गलत को गलत कहिए। रैगर ने एक 80 साल के बुजुर्ग को हत्या करके उसका वीडियो बना के डाला था, आज भी जेल में है वो, सजा काट रहा है, आजीवन कारावास की सजा हुई है उसको। रैगर जो है, तो आप जब कन्हैया की बात, ये तो अपराध है ना जी, इसी को रोकने के लिए तो मोदी जी को हम 14 में लाए थे। 70 साल से हम कांग्रेस पर भरोसा करके लाए, लेकिन जब रैगर जैसी घटनाएं हो रही है, फिर मोदी जी का क्या काम है देश के अंदर? फिर क्यों मोदी जी हैं? फिर तो पहले वाले ही ठीक थे, फिर पहले वाले ही ठीक थे। अगर आपकी सरकार में और आप वोट मांग रहे कन्हैया की हत्या पर, प्रधानमंत्री जाके वहां कन्हैया की हत्या पर वोट मांग रहे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? कि आपके राज्य में हत्या हुई और आप उसके लाश पर वोट मांग रहे। समय कम है, जल्दी रैगर की हत्या हुई, रैगर के नाम पर वोट मांग रहे। भाई साहब, कन्हैया से हमारा भी उतना ही प्यार है। देखिए, ऐसा है कि मुझे ना समझाया जाए कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है या हिंदू मुसलमान से प्यार क्या होता है। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। हम तो इस संस्कृति के लिए लड़ते रहेंगे। नहीं बोलती हूँ, हम भारत के एकता के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ये बहुत गलत है। मैं तलवार के निशाने पर हैं, चाहे तोप के मुहाने पर हैं। हम भारत की एक जाति के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसी एकता के लिए हमेशा हम लड़ते रहेंगे। दिखाइए गंगा जमनी तहजीब, दिखाइए। रुद्राक्ष नौटंकी के लिए जब मैं टोपी नहीं पहना तो मैं ये क्यों पहनूंगा? टोपी नहीं पहने तो रुद्राक्ष क्यों पहने? ये मंच मेरे नौटंकी करने का नहीं है। ये मंच नौटंकी करने का नहीं है, लेकिन अगर इतना ही है तो रुद्राक्ष पहन के बताइए। तमाम बातों के साथ